कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को समुद्र किनारे खेलते हुए देखते हैं। खेलते खेलते उसकी नज़र एक हेलमेट पर पड़ती है जो रेत में पड़ा होता है। वह उत्सुकता से हेलमेट उठाता है और उसमें लगे कैमरे को देखता है। जब वह कैमरे की वीडियो प्ले करता है तो उसमें दिखता है कि दो लड़के समुद्र में सर्फिंग कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। अचानक कैमरा हिलने लगता है और लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं। कोई चीज़ उन्हें एक एक करके खींचकर समंदर में नीचे ले जाती है। वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। यह सब देखकर बच्चा डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम नैन्सी को देखते हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। वह कार में बैठी होती है और अपने फ़ोन में कुछ तस्वीरें देख रही होती है। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर उससे पूछता है, क्या ये तस्वीर में तुम हो? नैन्सी मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं, ये मेरी माँ है। वह बताती है कि उसकी माँ कई साल पहले इसी बीच पर आई थी। नैन्सी इस जगह पर सिर्फ घूमने नहीं आई थी, बल्कि अपनी माँ की यादों को महसूस करने और उनके साथ बिताए लम्हों को फिर से जीने का मौका चाहती थी। नैन्सी अपनी बहन की तस्वीर भी कार्लोस को दिखाती है और दोनों बातचीत करते हुए घने जंगल के रास्ते बीच की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वे बीच पर पहुंचते हैं। नैन्सी गाड़ी से उतरते ही चारों तरफ का नज़ारा देखने लगती है। यह जगह बेहद खूबसूरत थी। नैन्सी को यह जगह इसलिए भी खास लगती है क्योंकि यह सिर्फ एक समुद्र किनारा नहीं था, बल्कि उसकी माँ की यादों की गहराई से जुड़ा हुआ था। कार्लोस नैन्सी का सामान गाड़ी से बाहर निकालता है और नैन्सी उसे शुक्रिया कहती है। इसके बाद कार्लोस वहां से चला जाता है। नैन्सी समय बर्बाद किए बिना अपनी ड्रेस बदलती है और सर्फिंग के लिए बोट तैयार करती है। जैसे ही वह पानी में उतरती है, सारी चिंताएं और परेशानियां जैसे गायब हो जाती हैं। समंदर की ठंडी लहरें और पानी का बहाव उसे एक नई ताजगी से भर देता है। नैन्सी धीरे धीरे लहरों पर तैरती हुई और आगे बढ़ती है। सर्फिंग का असली मजा लेने के लिए वह किनारे से थोड़ा दूर चली जाती है। आगे जाकर उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ती है जो पहले से सर्फिंग कर रहे होते हैं। वे लड़के उससे बातचीत शुरू करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम अमेरिका से हो? नैन्सी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ। फिर वह उत्सुकता से पूछती है, क्या यहाँ कोई खतरा है? लड़के उसे बताते हैं कि इस इलाके में एक बड़ा चट्टान है जहाँ दिन में एक बार पानी भर जाता है। उस चट्टान के आसपास कुछ छोटे जीव होते हैं जो डंक मार सकते हैं। यह सुनकर नैन्सी थोड़ा सतर्क हो जाती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं होती। वह सर्फिंग का पूरा मजा लेने के लिए और आगे बढ़ने का मन बना लेती है। इतने में एक बड़ी लहर उठती है और नैन्सी उन दोनों लड़कों के साथ सर्फिंग करने लगती है। चारों तरफ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था और नैन्सी इन पलों को दिल से एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद सर्फिंग खत्म होने पर वह किनारे वापस आती है, जहां वह कुछ फल खाती है और आराम करती है। इसी दौरान वह अपने फ़ोन में अपनी माँ की तस्वीरें देखने लगती है और उन्हें बहुत याद करती है। तभी उसकी बहन का फ़ोन आता है। नैन्सी उसे वीडियो कॉल पर बीच का नज़ारा दिखाती है। उसकी बहन कहती है, अरे ये तो वही बीच है जिसके बारे में माँ ने हमें बताया था। नैन्सी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ यही है, लेकिन ये माँ के बताए हुए से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यह सुनकर उसकी बहन हल्का सा नाराज़गी भरे लहजे में कहती है, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था, कम से कम मुझे अपने साथ ले आती। थोड़ी देर बाद उनके डैड भी कॉल पर जुड़ते हैं और नैन्सी उनसे भी कुछ बातचीत करती है। फ़ोन रखने के बाद वह एक बार फिर से सर्फिंग के लिए समुद्र में जाने का फैसला करती है। हालांकि अब शाम होने वाली थी और अंधेरा भी करीब था। इस वजह से वे दोनों लड़के उसे बाय कहकर चले जाते हैं, लेकिन नैन्सी का दिल अभी भरा नहीं था। वह सर्फिंग का मज़ा और लेना चाहती थी, इसलिए अकेले ही दूसरी तरफ जाने का फैसला करती है। सर्फिंग करते हुए वह कुछ डॉल्फिन्स को देखती है जो उसके आसपास पानी में खेल रही थी। यह नज़ारा देखकर नैन्सी का मन खुशी से भर जाता है और वह और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए नैन्सी की नज़र एक मरी हुई व्हेल पर पड़ती है। उस पर बहुत सारे पक्षी बैठे थे और छोटी छोटी मछलियाँ उसे खा रही थी। यह दृश्य देखकर नैन्सी को अजीब सा महसूस होता है और वह वापस लौटने का फैसला करती है। लेकिन तभी एक बड़ी लहर उठती है और नैन्सी सर्फिंग करते हुए आगे बढ़ने लगती है। इसी दौरान
एक बड़ी शार्क अचानक लहर के साथ आती है और नैन्सी को टक्कर मारकर उसकी बोट से गिरा देती है। तेज बहाव के कारण नैन्सी नीचे समुद्र की सतह से टकराती है, जिससे उसे चोट लगती है। किसी तरह वह खुद को संभालती है और पानी के ऊपर आकर अपनी बोट की ओर तैरने लगती है। लेकिन जैसे ही वह बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है, शार्क उस पर हमला कर देती है और उसके पैर को बुरी तरह घायल कर देती है। दर्द के बावजूद नैन्सी बोट पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उस पर शार्क ने हमला किया है। अगला हमला होने से पहले वह किसी तरह तैरकर उस मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। उसके पैर से खून बह रहा था और दर्द असहनीय हो रहा था। ऐसे में वह बोट से जुड़े एक रस्सी नुमा स्टेप को खोलती है और उसे अपने जख्म के ऊपर बांध देती है ताकि खून बहना कम हो सके। व्हेल पर बैठी नैन्सी किनारे की ओर देखती है। बीच यहाँ से लगभग 200-300 फीट दूर था, जहाँ वह सर्फिंग करने वाले दोनों लड़के अब भी नजर आ रहे थे। नैन्सी पूरी ताकत से हेल्प हेल्प चिल्लाती है, लेकिन पानी की लहरों और दूरी की वजह से उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। कुछ ही देर बाद वे लड़के गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं और नैन्सी अकेले फंसी रह जाती है। अब वह मरी हुई व्हेल के ऊपर डरी सहमी बैठी थी। उसका जख्म बुरी तरह दर्द कर रहा था और उसे इस बात का डर था कि शार्क कभी भी अचानक फिर से हमला कर सकती है। चारों तरफ उसे बस पानी और खतरा ही नजर आ रहा था। तभी नैन्सी की नजर थोड़ी दूरी पर एक बड़े से चट्टान पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, शार्क फिर से उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगती है। हालात को समझते हुए नैन्सी तुरंत पानी में कूद जाती है और तेजी से चट्टान की ओर तैरने लगती है। शार्क भी उसके पीछे आ जाती है, लेकिन नैन्सी किसी तरह तेजी दिखाते हुए चट्टान तक पहुंचती है और उस पर चढ़कर अपनी जान बचा लेती है। चट्टान पर पहुंचने के बाद नैन्सी चारों तरफ नजर डालती है। उसे बीच थोड़ा दूर नजर आता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे पानी में उतरकर तैरना पड़ेगा, जिससे शार्क फिर से हमला कर सकती है। इसलिए वह चट्टान पर ही रुकने का फैसला करती है, क्योंकि फिलहाल यही उसकी सबसे सुरक्षित जगह थी। इस बीच उसके पैर की चोट से बहुत खून बह चुका था। अगर उस घाव पर जल्द ही टांका न लगाया जाए तो ब्लड लॉस की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता था। मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते नैन्सी हालात को समझती है और खुद ही घाव पर टांका लगाने का फैसला करती है। वह अपनी ईयररिंग और लॉकेट का इस्तेमाल करती है और घाव पर टांका लगाना शुरू करती है। इस दौरान दर्द असहनीय होता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और धीरे धीरे खुद को संभालते हुए टांका लगा लेती है। इसके बाद वह अपनी स्विमिंग सूट को उतारकर उसे घाव के ऊपर बांध देती है ताकि खून बहना कम हो जाए। थकान और दर्द से बेहाल नैन्सी चट्टान पर थोड़ी देर आराम करती है और मन ही मन सोचती है कि जल्द ही कोई न कोई उसे बचाने जरूर आ जाएगा। लेकिन समय बीतता जाता है, अंधेरा घिर आता है और इस तरह करीब 5 घंटे गुजर जाते हैं। नैन्सी बेसब्री से इंतजार करती है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। अकेलेपन और खतरे के बीच फंसी नैन्सी की हिम्मत अब भी जवाब नहीं देती, लेकिन स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी। अंधेरा होने के साथ तापमान गिरने लगता है और नैन्सी को ठंड महसूस होने लगती है। ऐसे में वह अपनी स्विमिंग सूट को घाव से खोलती है, उसका एक टुकड़ा काटकर अलग करती है और फिर सूट वापस पहन लेती है। कटे हुए टुकड़े को बड़ी मुश्किल से घाव पर बैंडेज की तरह बांध लेती है और चट्टान पर ही सोने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद छोटे छोटे केकड़े आकर उसे काटने लगते हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। गुस्से में वह एक केकड़े को मार देती है। चट्टान पर शुरुआत से एक घायल पक्षी भी बैठा हुआ था, जो अब भी वहीं था। नैन्सी को भूख लग रही थी, इसलिए वह केकड़े को खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खा नहीं पाती और थूक देती है। इसके बाद उसकी नज़र अपनी बोट पर पड़ती है, जो समुद्र में तैर रही थी। उसे बचने का एकमात्र तरीका वही बोट नजर आती है, लेकिन वह जानती थी कि शार्क अब भी आसपास मंडरा रही है। फिर भी उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह बिना आवाज किए धीरे धीरे पानी में उतरती है और बोट की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन बोट तक पहुंचने से पहले ही शार्क उसकी ओर आ जाती है। घबराई नैन्सी जल्दी जल्दी वापस चट्टान पर चढ़ जाती है और एक बार फिर से खुद को बचा लेती है। कुछ समय बाद वह किनारे पर एक आदमी को सोया हुआ देखती है। उम्मीद की किरण पाकर
वह जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर वह आदमी जागता है, लेकिन वह नशे में होता है। उसे लगता है कि कोई दूसरी तरफ से उसे हाय बोल रहा है, तो वह भी नैन्सी को हाय कहकर हाथ हिलाने लगता है। नैन्सी उससे मदद की गुहार लगाती है और अपने बैग की तरफ इशारा करके कहती है कि फोन लेकर किसी को कॉल करे। आदमी बैग की ओर बढ़ता है और यह देखकर नैन्सी को लगता है कि अब शायद उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन आदमी का इरादा कुछ और था। वह बैग में सामान खंगालने लगता है और जब उसे फोन और पैसे मिलते हैं तो वह चोरी करने का फैसला कर लेता है। वह फोन और सारे पैसे लेकर बैग के साथ वहां से निकलने लगता है। यह देखकर नैन्सी जोर जोर से चिल्लाती है और उसे ऐसा न करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। फिर उसकी नज़र नैन्सी की बोट पर पड़ती है, जो किनारे से थोड़ी दूरी पर थी। लालच में आकर वह बोट भी ले जाने का सोचता है और पानी में उतरने लगता है। नैन्सी घबराकर चिल्लाती है, पानी में मत जाओ, वहां शार्क है। लेकिन नशे में धुत आदमी उसकी बात को अनसुना कर देता है और बोट तक पहुंचने के लिए तैरने लगता है। वो आदमी किसी तरह बोट लेकर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शार्क उस पर हमला कर देती है। यह देख नैन्सी रोने लगती है। उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। थोड़ी देर बाद वह आदमी बुरी हालत में केवल आधे शरीर के साथ रेंगता हुआ किनारे तक पहुंचता है और वहीं दम तोड़ देता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहीं दो लड़के जो पहले भी सर्फिंग कर रहे थे फिर से बीच पर आते हैं। उस समय नैन्सी थकी हुई और सोई हुई होती है। लड़के बोट लेकर पानी में उतर जाते हैं। जब नैन्सी जागती है और उन्हें देखती है तो घबराकर चिल्लाती है, पानी में शार्क है, वापस आ जाओ। लेकिन लड़के उसकी चेतावनी को अनसुना कर देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक शार्क उनमें से एक पर हमला कर देती है। दूसरा लड़का डर कर चट्टान की तरफ भागने की कोशिश करता है। वह नैन्सी की ओर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह सुरक्षित पहुंच पाता, शार्क उसे भी खींचकर नीचे ले जाती है। ऐसा लग रहा था कि वह भी मर चुका है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह किसी तरह बचकर चट्टान तक पहुंच जाता है। डरा हुआ लड़का नैन्सी से मदद मांगने लगता है। नैन्सी हड़बड़ी में उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क तुरंत उस पर हमला कर देती है और उसे भी खींचकर समुद्र में ले जाती है। यह पूरा घटनाक्रम उस लड़के के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जो वही कैमरा है जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। अब समय तेजी से बीतने लगता है। सूरज की तेज गर्मी नैन्सी के लिए मुश्किलें बढ़ा रही थी। चट्टान जिस पर वह थी अब धीरे धीरे पानी में डूबने वाली थी। उसे एहसास होता है कि अगर वह 25 मिनट के भीतर इस चट्टान से नहीं निकली तो उसकी मौत तय है। चट्टान पर उसके साथ वही घायल पक्षी भी था जो उड़ने में असमर्थ था। नैन्सी उसे उठाकर देखती है और समझ जाती है कि उसका पंख डिस्लोकेट हो गया है। अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए वह पक्षी का पंख सही कर देती है। इसके बाद उसकी नज़र उस लड़के के हेलमेट पर पड़ती है जिस पर कैमरा लगा हुआ था। उसे समझ आता है कि यह कैमरा उसका आखिरी मौका हो सकता है ताकि वह मदद के लिए संकेत भेज सके। लेकिन शार्क अब भी चट्टान के आसपास मंडरा रही थी, जिससे हेलमेट तक पहुंचना खतरनाक था। नैन्सी शार्क के मूवमेंट का ध्यान से निरीक्षण करती है और उसका रोटेशन टाइम कैलकुलेट करती है, जो 32 सेकंड का होता है। उसे तय करना होता है कि इसी समय में हेलमेट लेकर चट्टान तक वापस लौटना है, वरना शार्क फिर से हमला कर सकती है। नैन्सी धीरे धीरे पानी में उतरती है और सावधानी से आगे बढ़ती है। बहुत मुश्किलों के बाद वह हेलमेट लेकर चट्टान तक वापस पहुंच जाती है, लेकिन तभी शार्क फिर से उस पर हमला करती है, जिससे वह पानी में गिर जाती है और नीचे जाकर जोर से टकरा जाती है। चट्टान का निचला हिस्सा बड़ा और कांटेदार होता है, जिससे शार्क वहां तक नहीं पहुंच पाती। इस मौके का फायदा उठाकर नैन्सी हेलमेट लेकर वापस चट्टान पर चढ़ जाती है। चट्टान पर पहुंचने के बाद वह हेलमेट में लगे कैमरे की वीडियो चेक करती है। इसमें उन लड़कों पर शार्क के हमले की घटना रिकॉर्ड होती है। वीडियो के आखिर में नैन्सी भी नजर आती है, जब वह लड़के को चट्टान पर खींचने की कोशिश कर रही थी। वीडियो देखकर नैन्सी को समझ आता है कि यह कैमरा मदद पाने का आखिरी जरिया हो सकता है। इधर उधर नजर घुमाने पर नैन्सी को थोड़ी दूरी पर एक सी बॉय सिग्नल ट्रांसमीटर दिखता है, लेकिन वहां तक जाना बेहद खतरनाक है, क्योंकि शार्क 22 सेकंड में चट्टान तक पहुंच सकती है और चट्टान भी अब केवल 10 मिनट में पूरी तरह डूबने वाला है। यह जानते हुए भी नैन्सी तय करती है कि उसे वहां तक पहुंचना ही होगा।
उससे पहले वह कैमरा ऑन करती है और एक इमरजेंसी मैसेज रिकॉर्ड करती है। वह कहती है, मुझ पर एक शार्क ने हमला किया है। इस शार्क ने 3 लोगों को मार दिया है और मेरे पैर को भी बुरी तरह घायल कर दिया है। मैं एक चट्टान पर फंसी हुई हूँ, लेकिन यह चट्टान कुछ ही देर में डूबने वाला है। अगर किसी को यह मैसेज मिले तो कृपया मेरी मदद करें। इसके बाद वह अपने घर का पता बताकर अपने डैड और बहन के लिए एक भावुक संदेश देती है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको बहुत याद कर रही हूँ। अगर मैं बच नहीं पाई तो कृपया यह मैसेज मेरे परिवार तक पहुँचा देना। मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद वह हेलमेट को किनारे की दिशा में फेंक देती है। फिर वह घायल पक्षी को टूटे हुए बोट के एक टुकड़े पर रखकर पानी में छोड़ देती है ताकि वह सुरक्षित किनारे तक पहुँच सके। इस बीच पानी धीरे धीरे चट्टान को ढकने लगता है। उसी वक्त नैन्सी को जेलीफिश नजर आती है जो चट्टान के चारों ओर तैरने लगती है। तभी उसे याद आता है कि जेलीफिश के संपर्क में आने से शार्क घायल हो सकती है। नैन्सी को यह समझ में आता है कि जेलीफिश की मौजूदगी के कारण शार्क उनके पास नहीं आ पाएगी और यही उसकी मदद कर सकता है। वह पानी में कूद जाती है और जेलीफिश के बीच से होते हुए धीरे धीरे सिग्नल ट्रांसमीटर की ओर बढ़ने लगती है। नीचे बहुत सारी जेलीफिश तैर रही होती हैं और तभी शार्क उसे अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन जेलीफिश की वजह से शार्क अपनी दिशा बदल लेती है। वह नीचे एक पिलर देखती है जिस पर कई रॉड निकले हुए थे और उसी पिलर से सिग्नल ट्रांसमीटर जुड़ा हुआ था। नैन्सी पानी के ऊपर आती है और जल्दी जल्दी तैरते हुए ट्रांसमीटर तक पहुंच जाती है। शार्क भी उसके पीछे आती है, लेकिन उससे पहले वह ट्रांसमीटर तक पहुंचकर ऊपर चढ़ जाती है। ठीक उसी वक्त शार्क उस पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन नैन्सी को कुछ नहीं होता। अब वह कुछ देर के लिए सुरक्षित है। कुछ देर बाद नैन्सी एक बड़ा बोर्ड देखती है और ट्रांसमीटर के बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगती है। बॉक्स जंग लगा होता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वह उसे खोल लेती है। अंदर एक फायर गन होती है, लेकिन जैसे ही बॉक्स खुलता है गन के साथ सभी बुलेट्स पानी में गिर जाते हैं। फिर वह ट्रांसमीटर को कसकर पकड़े हुए बुलेट्स को उठाती है और गन लॉड करके ऊपर की ओर फायर करती है। बुलेट बहुत ऊंचा जाता है, लेकिन तब तक बोट बहुत दूर पहुंच चुकी होती है और कोई उसे देख नहीं पाता। यह देखकर नैन्सी मायूस हो जाती है और थक कर बैठ जाती है। अब कहानी उस बच्चे पर शिफ्ट होती है जिसे पहले समुद्र किनारे खेलते हुए दिखाया गया था। वह बच्चा नैन्सी का वीडियो देखता है जिसमें नैन्सी ने मदद की अपील की थी। वह दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स को बुलाने जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी उदास होकर बैठी होती है। तभी शार्क फिर से उस पर हमला करने के लिए आती है। यह देख नैन्सी का गुस्सा बढ़ जाता है और वह फायर गन से शार्क पर शूट करती है, लेकिन शार्क को कुछ नहीं होता। फिर वह ट्रांसमीटर के ऊपर चढ़कर निशाना लगाकर शार्क को गोली मारती है और इस बार गोली लगते ही पानी में आग लग जाती है, क्योंकि मरे हुए व्हेल के सड़ने से पानी में गैस फैल गई थी। आग लगने के कारण शार्क पानी के नीचे चली जाती है, लेकिन फिर अचानक ऊपर आकर ट्रांसमीटर पर हमला कर देती है। इस हमले की वजह से ट्रांसमीटर पानी में पलट जाता है और नैन्सी भी पानी में गिर जाती है। इस दौरान उसे काफी चोट लगती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और ट्रांसमीटर के रॉड्स के बीच आकर सुरक्षित हो जाती है। शार्क फिर से हमला करती है और रॉड्स को तोड़ देती है। नैन्सी समझ जाती है कि शार्क बार बार हमला करती रहेगी। इसी बीच उसका ध्यान नीचे के पिलर से लटकी हुई एक चैन पर जाता है। अगला हमला होने से पहले वह जल्दी से दूसरी तरफ जाती है और चैन को खोलने की कोशिश करती है। थोड़ी मेहनत के बाद चैन खुल जाती है। चैन काफी भारी होती है, जिससे वह तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगती है। नैन्सी भी चैन को पकड़कर पिलर की ओर नीचे जाने लगती है। शार्क उसे देखती है और पीछे पीछे आ जाती है, लेकिन जैसे ही नैन्सी पिलर के रॉड्स के पास पहुंचती है वह तुरंत साइड हट जाती है। इसके चलते रॉड्स शार्क के आर पार हो जाते हैं और शार्क वहीं मर जाती है। नैन्सी पानी के बहुत गहराई में होने की वजह से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ वह बच्चा अपने डैड को लेकर बीच पर पहुंचता है। उसके डैड वही कार्लोस होते हैं जिनकी गाड़ी से नैन्सी बीच पर आई थी। बच्चा अपने डैड को पानी की तरफ इशारा करके दिखाता है। नैन्सी जहां बेहोश होकर पानी में गिर गई थी, वहां कार्लोस उसे देखते ही तुरंत पानी में कूदता है और उसे किनारे पर ले आता है। पानी में ज्यादा समय रहने और चोट के कारण नैन्सी बेहोश थी, लेकिन कुछ देर बाद
उसे होश आता है। उसकी आंखें खुलती हैं और वह सामने कार्लोस को खड़ा देखती है। पास में वही बर्ड भी मौजूद होता है जिसे उसने बचाया था। नैन्सी एक आखिरी बार समुद्र की ओर देखती है, उस जगह जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। यही वह जगह थी जहां उसने मौत को मात देकर खुद को फिर से जिंदा महसूस किया। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है। अब नैन्सी फिर से उसी बीच पर लौटती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होती। वह अपने डैड और बहन के साथ आती है। उसके डैड उसे देखकर गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो वह भी तुम पर बहुत गर्व करती। इसके बाद नैन्सी और उसकी बहन एक साथ सर्फिंग के लिए समुद्र की तरफ बढ़ने लगती हैं। नैन्सी का यह सफर, जो एक साधारण बीच ट्रिप से शुरू हुआ था, जिंदगी और मौत के बीच के संघर्ष में बदल गया। उसने न केवल शार्क से लड़कर अपनी जान बचाई, बल्कि खोया हुआ आत्मविश्वास और साहस भी वापस पा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम हार नहीं मानते तो किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।